हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी सोनीपत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 का वीडियो है जिसके अंदर आज हम वेन डायग्राम्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये टॉपिक्स हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो चैप्टर 1 सेट्स का टॉपिक है क्लास 11 का, यूनिवर्सल सेट तक के टॉपिक्स के मैं वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वेन डायग्राम्स। डायग्राम से आप सबको पता है कि जब भी मैथमेटिक्स के अंदर बात करते हैं कोई ना कोई फिगर्स की बात आती है, ज्योमेट्री की बात आ जाती है, जैसे डायग्राम की बात आती है। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि वेन डायग्राम्स कहाँ से आए थे, किसने इन्हें दिया था। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा कि एक इंग्लिश लॉजिशियन हुए हैं। इंग्लिश लॉजिशियन मीन्स टू से इंग्लैंड से, और उन्होंने लॉजिक्स पे काम किया था और उनका जो लाइफ टाइम था वो 1834 से 1883 तक था। और इनका नाम था जॉन वेन, जिनके नाम पे ये वेन डायग्राम्स दिए गए। बेसिकली जो वेन डायग्राम होते हैं वो सेट्स के बीच में रिलेशंस को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जॉन वेन इन्होंने क्या किया था कि कुछ डायग्राम्स की हेल्प से सेट्स के रिलेशंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके दिखाया था, जिनको नाम दिया गया वेन डायग्राम का। और इसके अंदर जो खास बात है कि वेन डायग्राम के अंदर हम दो ही तरह की ऑलमोस्ट फिगर्स लेते हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। एक फिगर तो हम उसमें लेते हैं पहले, वो होती है रेक्टेंगल। और जो दूसरी फिगर हम जनरली लेते हैं वो लेते हैं उसके अंदर सर्कल्स। वो क्या लेते हैं हम उसके अंदर सर्कल्स लेते हैं। तो ये दो तरह की फिगर्स को हम यूज करके क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम्स को बनाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे इससे पहले देखो सबसेट ऑफ ए सेट पढ़ा है, या सुपर सेट पढ़ा है, या यूनिवर्सल सेट पढ़ा है। तो मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे सपोज करो हमारे पास एक सेट ए है, सपोज करो एक सेट ए है, उस ए के अंदर मैंने एंट्री ले ली, सपोज करो 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक सेट बी हम डिफाइन कर लेते हैं। सेट बी के अंदर सपोज करो मैंने एंट्री ले ली सिर्फ 5 और 6। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे जो बी है वो सबसेट है ए का, ये प्रॉपर सबसेट का रिलेशन होता है, बी इज कंटेनिंग है। लेकिन अगर हमें इसको वेन डायग्राम से शो करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हम अब इसमें क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि जो रेक्टेंगल होगी वो सुपर सेट के लिए ली जाएगी। सुपर सेट्स के लिए इसका मतलब कि ये जो सेट है ये हम क्या लेंगे, ये वाला सेट हमारे पास क्या है पूरा, ये सेट है हमारे पास ए। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा सेट है वो हम लेंगे सर्कल। तो ये हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये सेट हमारे पास, अब देखो इसमें हम एंट्री लेते हैं क्योंकि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2, या आप कहीं भी ले सकते हो 3 4 और 5 और 6। तो अगर हम फिलहाल इस सर्कल को हटा देते हैं, अगर हम इस सर्कल को हटा दें तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, ये सब एलिमेंट किसके हैं, हमारे पास सेट ए के हैं। तो ये जो हमारे पास सर्कल के अंदर वैल्यू आई है 5 6, ये हमारे पास किसके एलिमेंट है, सेट बी के। तो इसीलिए ये जो सेट होगा ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे बी सेट आएगा। तो
वेन डायग्राम का बेसिक यही है कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे सबसेट का है, या हम सुपरसेट का कहें, हम यहाँ से कहेंगे ए इज सुपरसेट ऑफ बी, या इधर से बोलेंगे दैट इज बी इज सबसेट ऑफ ए। तो ये जो डायग्राम है वेन डायग्राम, इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है ये हमारे पास सेट ए है, जो कि यूनिवर्सल सेट कह सकते हो या सुपर सेट कह सकते हो। क्योंकि अगर आप सेट थ्योरी में ध्यान से पढ़ो, हम लोग यूनिवर्सल सेट को उसी का नाम देते हैं कि हमारी कंसीडरेशन के अंदर जो सबसे बड़ा सेट होता है, जो सुपर सेट होता है, उसी को यूनिवर्सल सेट का नाम दिया जाता है। ओके, तो ये अब फिलहाल क्योंकि हमारी कंसीडरेशन में दो ही सेट्स हैं ए और बी, और इसमें ए सेट सुपर है बी से, तो इसलिए हम ए को यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, यूनिवर्सल सेट का नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये जॉन वेन इन्होंने ये डायग्राम्स दिए थे, जो काफ़ी जब हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करते हैं सेट थ्योरी की, तो ये उसके अंदर हम इनको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सेट्स पे ऑपरेशंस होते हैं, तो सेट्स पे हम जब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो हम लेते हैं वो लेते हैं इसके अंदर यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं सेट्स पे, जो मैंने अभी जब स्टार्ट किया था वीडियो उसमें बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज करो लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। तो जो यूनियन है उसका सिंबल हमारे पास ये होता है यू। यूनियन का सिंबल क्या होगा, यू। तो हम जब ए और बी की यूनियन को डिफाइन करते हैं, तो जैसे आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, या आप लोगों को पता होगा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक टेबुलर फॉर्म होती है और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच x belongs to A और x belongs to B। तो ये आप देखिए, इसमें हम ये सिंबल हमने लिया, ये यूनियन का है कि ए और बी की यूनियन को दिखाता है। यूनियन आपको भी पता है, अगर हम रियल लाइफ में मीनिंग लेते हैं तो यूनियन मतलब कुछ उनको कंबाइन कर देना ग्रुप्स को, तो वो हमारे पास यूनियन बच जाती है। अब वो सही, जैसे आप सपोज करो स्कूल में पढ़ते हैं तो हम क्लास 11-12 के बच्चों की सपोज करो यूनियन बनाना चाहते हैं, तो सेट ए है सपोज करो वो क्लास 11 है, सेट बी वो हमारे पास क्या है, क्लास 12 है। तो जब हम उन स्टूडेंट्स की यूनियन बनाएंगे तो हम रैंडमली किसी भी क्लास से उसको पिक कर सकते हैं, दैट आइदर बिलोंग्स टू दैट स्टूडेंट बिलोंग टू क्लास 11 और बिलोंग टू क्लास 12। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम से इसको शो करने के लिए ये देखो कि जैसे फिर से हम क्या करेंगे, पहले ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें सबसेट्स की बात करनी है, तो ये बेसिकली एक तरह से यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये एक हमने पहले क्या ले लिया, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने एक सर्कल लिया, एक ये सर्कल हम ले लेते हैं, दूसरा सर्कल है उसका हम फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं दूसरा सर्कल। तो ये हमने सर्कल जो है, ये हमने सेट ए लिया है, पहले वाला ये सेट ए है। जो येलो सर्कल है ये हमारे पास सेट क्या है, बी है। तो जब हम बात करेंगे यूनियन की, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये हम इसमें कलर फिल कर देते हैं। ये देखिए,
ये जो हम अभी आप कलर देख रहे हो जो हम फिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा भी वो ए के अंदर भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ए को पूरा कवर कर दिया। ये हमने क्या किया, ए को कवर कर दिया। इधर आप देखो ये बी है, तो हमने बी को भी कवर कर दिया। तो ये जितनी मैं इसमें कलरिंग कर रहा हूं, ये सारे के सारा हमें जो दिखाएगा, ये ए और बी की यूनियन में जो एलिमेंट्स आएंगे उसको शो करेगा। तो ये बेसिकली, ये देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने कलरिंग इसमें कर दी है। तो ये जो हमारे पास है ए और बी की क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जो आएगी, ये आएगी टोटल, ये आएगी ए यूनियन बी। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन उसकी दे सकते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और ये हम उसको वेन डायग्राम से शो कर सकते हैं। अब मैं यूनियन के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। लेट अस कम टू नेक्स्ट पेज। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर वो खास बात क्या है, ये आपके बहुत काम आएगी, इसको ध्यान से सुनिए। अब होता क्या है कि कई बार हमें ऐसा लिखा मिलेगा, इफ x belongs to A union B, then either x belongs to A और x belongs to B। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। आप सोचोगे इसमें क्या नया है, वो नई चीज मैं अब आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर मान लो ऐसा है कि कोई एलिमेंट x है जो A यूनियन B को बिलोंग नहीं करता, यहां पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। इफ x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, इफ x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, देन x does not belong to A and x does not belong to B। जैसे मैंने अभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताया था कि सपोज करो हम आपके स्कूल के क्लास 11 और 12 के बच्चों की यूनियन बनाते हैं। तो ये उसी तरह से कि सपोज करो अब हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट 10th क्लास का पिक कर लिया, तो वो ना 11th में बिलोंग करेगा ना 12th में बिलोंग करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो समझने वाली चीज है कि अगर यूनियन के अंदर बिलोंग करता है तो वर्ड क्या आएगा, उसमें और आएगा। लेकिन अगर वो बिलोंग नहीं करता तो बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। मीन्स टू से ना वो ए में होगा ना वो बी में होगा। तो इसका बड़ा एक देखो छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं यूनियन बी का। सपोज करो फॉर एग्जांपल हमने सपोज करो ए लिया है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सेट ऑफ वोवेल्स ले लिया जो कि एक फाइनाइट सेट है। सेट बी हमने लिया, सेट बी हमने सपोज करो ले लिया ए बी सी यू, ये हमने 4 एलिमेंट इसमें रैंडमली ले लिए। तो जो ए यूनियन बी आएगी, ए यूनियन बी, तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो हम सिर्फ एक ही बार लेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं कि सेट्स के अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है। तो इसलिए आप ये देखो ए रिपीट हो रहा है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, ए, ओके, ई आई ओ यू, और इसमें ये देखो कि ये हमने ओ लिख लिया इधर। तो आप ये देखो ए ई आई ओ यू, ए रिपीटेड है, बी हमारे पास ए में नहीं है तो हम यहाँ पे बी भी लिखेंगे, सी भी नहीं है तो हम सी भी लिखेंगे, लेकिन यू इधर भी है यू इधर भी, इसलिए वो एक ही बार आएगा। तो इसलिए आप ये देखो जो ए यूनियन बी आएगी उसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जो रिपीट हुए ए और यू हमने एक ही बार लिखे, बाकी ये जो वैल्यू थी पांचों ये नॉन रिपीटेड थी, इसलिए हमारे पास ये 1 2 3 4 और 5, और जो रिपीटेड थी वो एक एक बार आ गई। तो इसलिए हम क्या बात करेंगे कि भाई इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे यूनियन के अंदर। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझो,
जो ये हमने यहाँ पे लिखा है x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो अब हम जैसे बात करते हैं कि एक एलिमेंट सपोज करो t है। अब t देखो ना, t ए यूनियन बी में नहीं है कहीं भी। t हम बात कर रहे हैं t डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो आप ये देखो, क्या टी ए को बिलोंग करता है? नहीं करता है। क्या टी बी को बिलोंग करता है? नहीं करता है। दैट मीन्स टू से हम बात करेंगे कि टी ए यूनियन बी के अंदर नहीं है, देन टी डज नॉट बिलोंग टू ए, टी डज नॉट बिलोंग टू बी। तो इसलिए ये जो और वर्ड है ये एंड में चेंज हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा, मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ोगे, या सपोज को फिजिक्स पढ़ते हो, ये उसके अंदर भी यूज करना पड़ता है हमें। तो आई थिंक आप लोगों को जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। ये प्रॉपर्टीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हम उसकी बात करते हैं, वो हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ। वो हमारे पास क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। तो बेसिकली जो कम्यूटेटिव लॉ होता है उसमें क्या होता है, अगर हम दो सेट्स की बात करेंगे तो आप चाहे ए की यूनियन बी के साथ लो या बी की यूनियन ए के साथ लो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है कम्यूटेटिव लॉ का। जैसे हम इसमें चाहे तो एग्जाम्पल बड़ा आसान सा लेके चेक कर सकते हैं इसको, कि सपोज करो ए हमारे पास है 1 2 और बी सेट हमने सपोज करो लिया 3 4। तो इसमें जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो ए यूनियन बी कितना आएगा? ए यूनियन बी। तो उसमें क्या होगा, हम एक एलिमेंट पहले लिख लेते हैं 1 2, रिपीटेड कोई है नहीं तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4, जो कि बी के अंदर है। अगर हम बी यूनियन ए की भी बात करते हैं, बी यूनियन ए, तो भी एलिमेंट क्या आएंगे? बेशक आप बी के पहले लिख लो 3 4 1 2। तो ये दोनों आप देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? ये 3 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो इसके अंदर भी 4 हैं, इसके अंदर भी क्या है 4 हैं। 1 इधर है, 1 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है। तो ये डेफिनेशन होती है इक्वल सेट्स की। क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो सेट थ्योरी का जरूर देखें। उसके अंदर इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को बड़े अच्छे वे से समझाया गया है। इक्विवेलेंट सेट्स तो वही होते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन अगर एलिमेंट भी सेम आ जाएंगे तो वो सेट्स कैसे हो जाते हैं? इक्वल सेट्स हो जाते हैं। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भी सेट थ्योरी के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है वो क्या करता है? होल्ड करता है। तो ये इसी वे में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास दूसरा लॉ है, सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। सेकंड इज एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि एसोसिएट मतलब एक दूसरे को सहयोग करना। अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 सेट्स की बात करेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है रिजल्ट? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको अब ये देखो, एसोसिएटिव लॉ का नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि पहला भी देखो, जो लेफ्ट साइड हमारे पास है इसके अंदर ए और बी विद इन अ ब्रैकेट है, सी इनसे बाहर है।
लेकिन इन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया, एक दूसरे को इन्होंने सहयोग किया, तो ए बाहर आ गया और बी और सी हमारे पास क्या आ गए, विद इन ब्रैकेट आ गए। तो इस लॉ को नाम दिया जाता है एसोसिएटिव लॉ, और सेट्स के अंदर ये लॉ भी होल्ड करता है। मीन्स टू से हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और उसकी यूनियन सी के साथ लेंगे, और राइट साइड के लिए क्या करेंगे, ए और उसकी यूनियन क्या लेंगे, बी यूनियन सी के साथ लेंगे। तो अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाते तो हम क्या कहेंगे, उसमें एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि भी कैसे हम कह सकते हैं कि भी एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। तो उसके लिए भी बड़ा हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करो हम ए को ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ओके। बी हम ले लेते हैं, बी हमारे पास है सपोज करो 3 4 5, और सी सपोज करो हमने ले लिया बेटा 5 6, ओके। तो अब आप ये देखिए, एलएचएस के लिए हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी कंप्यूट कर लेते हैं। ये मेथड होता है कि पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उसको हम कंप्यूट करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी आप निकाल लीजिए, इसमें 3 क्या है, रिपीटेड है, वो एक ही बार लिखेंगे, तो इसलिए क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। और इसकी यूनियन जब हम सी के साथ लेंगे तो हमारी जो एलएचएस है उसमें वो क्या आ जाएगी, एलएचएस इज इक्वल टू ए यूनियन बी, और क्या आ जाएगी, यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी की आप सी के साथ लो, फिर से देखो 5 5 रिपीटेड है, तो 1 टाइम लेंगे हम इसको, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एलएचएस आ जाएगी। अब हम आरएचएस की बात कर लेते हैं। आरएचएस के लिए क्या करोगे, आरएचएस के लिए मैं फिर से बैक स्लाइड पे आता हूँ। आरएचएस के लिए हम क्या करेंगे, पहले बी यूनियन सी कंप्यूट करते हैं। तो बी यूनियन सी कितना आएगा, देखिए बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो बी यूनियन सी देखो इधर, इसमें 5 रिपीटेड है, तो उसको 1 टाइम लेंगे, तो ये बनेगा 3 4 5 एंड 6। और आरएचएस के लिए हम क्या करेंगे, जो आरएचएस है उसमें क्या है, ए की यूनियन हमें क्या लेनी है, बी यूनियन सी के साथ लेनी है। तो हम क्या करते हैं, आरएचएस के लिए, आरएचएस मीन्स टू से हमारी जो राइट साइड आएगी एसोसिएटिव लॉ की, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप उसको चेक कर लीजिए क्या आएगा। ए हमारे पास है 1 2 3, ये है 3 4 5 6, फिर से ये देखिए 3 ये 3 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये जो दो साइड बनाई हैं, ये हमारी आरएचएस है, ये हमारी एलएचएस है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 है, इसके अंदर भी क्या है 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेट की एक प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिव लॉ, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी होगी, एसोसिएटिव लॉ, जो कि क्या होता है इसके अंदर सेटिस्फाई होता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इसमें थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड हमारे पास है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब ये देखो बेटा कि आइडेंटिटी जो होती है वो हर आदमी की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, और वो आइडेंटिटी मतलब उसकी कुछ खास पहचान होती है जो कभी भी बदल नहीं सकती है। तो सेट्स के अंदर भी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है कि हम जब यूनियन लगाएं किसी सेट के साथ, तो उस सेट के अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वही उसकी आइडेंटिटी है। अगर वो चेंज होगी तो आइडेंटिटी नहीं बचती है। इसलिए हम क्या कहेंगे
कि जो लॉ ऑफ आइडेंटिटी के अंदर होगा, जब ए की यूनियन हम एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो सेट ए ही रहेगा। ए यूनियन फाई जो होगा हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो इसका मतलब इस ए की जो पहचान है वो नहीं बदल रही है जब हम उसकी यूनियन फाई के साथ ले रहे हैं। हाँ, ये एम्प्टी सेट है, लेकिन अगर आप एम्प्टी सेट के अलावा किसी दूसरे सेट के साथ इसकी यूनियन ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली इसकी पहचान बदल जाएगी, वो फिर ए नहीं बचेगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा क्या है लॉ ऑफ आइडेंटिटी का, कि किसी सेट के साथ आप यूनियन के साथ ऑपरेशन लगाओ और उस सेट में कोई चेंज ना आए, तो जिसकी वजह से चेंज नहीं आएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी कहलाएगी। मीन्स टू से जो फाई है वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। किसके लिए कहलाएगा वो, यू के लिए। फाई इज दी आइडेंटिटी, फाई इज दी आइडेंटिटी ऑफ यू। यू से मतलब है यहाँ पे हमारे पास यूनियन के लिए। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ आइडेंटिटी होता है। बड़ा सिंपल सा है कि भी एक यूनियन फाई के साथ लो, वो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉ, जो आपकी बुक में बताया गया, आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट लॉ ये कुछ इसी तरह से होता है जैसे हमें पता 1 स्क्वायर 1 है, लेकिन 2 स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं होता है। 1 स्क्वायर का मतलब 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 1 रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होता है सेट्स के अंदर आइडेम्पोटेंट लॉ में, कि अगर हम ए की यूनियन ए के साथ ही लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, हमारे पास ए आएगी। ए यूनियन ए इक्वल टू ए। तो इस एक तरह से ये ए यूनियन ए, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर बात की थी, तो हमने दोनों सेट क्या ले लिए, ए ले लिए। बीच में ऑपरेशन, क्योंकि हम ऑपरेशंस ऑफ यूनियन पढ़ रहे हैं तो इसलिए बीच में हमने यूनियन लिया है। तो ए यूनियन ए जो आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास ए के इक्वल आएगा। तो इस लॉ को क्या नाम दिया जाता है, आइडेम्पोटेंट लॉ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार बैक स्लाइड करके आपको ये प्रॉपर्टी जो ऑपरेशन ऑफ यूनियन की है वो बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास थी कम्यूटेटिव लॉ, जिसमें हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये मैंने इसका एग्जांपल दे दिया। सेकंड हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए हमेशा हम 3 सेट की बात करेंगे जनरली, और उसमें हम दोनों साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तो वहाँ से एसोसिएटिव लॉ क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ये एसोसिएटिव लॉ का हमने एग्जाम्पल दे दिया इस स्लाइड पे। जब हम नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं दैट इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम क्या कहेंगे, जो यूनियन के लिए आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हमारे पास यहाँ पे फाई होती है, यानी कि एम्प्टी सेट होते हैं। और आइडेम्पोटेंट लॉ के अंदर हम क्या करेंगे, ए की यूनियन ए के साथ लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, हमारे पास ए के इक्वल आएगा। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ का नाम देते हैं। तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके पास इसमें ऑपरेशंस पढ़ाए जाते हैं वो ये 2 ऑपरेशंस होते हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे भी आप लोगों के क्या आएगा, काम आएगा। तो इस वे में डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, जो यूनियन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। यूनियन के अंदर मैंने बताया कि आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अगर एलिमेंट यूनियन में बिलोंग करेगा तो वर्ड और आएगा, लेकिन अगर वो बिलोंग नहीं करेगा तो उसमें वर्ड कौन सा आएगा, एंड आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक मैं यूनियन का यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं जो नेक्स्ट वीडियो है, मैंने जैसे इसमें डिस्कस किया था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और साथ में हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो उसको भी कोशिश करूंगा बड़ी इजी वे में आपको समझाने की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और हमारे चैनल जो शिव एकेडमी सोनीपत उसको सब्सक्राइब करो। और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप उसमें, आपकी या कोई क्वेरीज हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।